हेलो बच्चों, वेलकम टू ट्रेंडिंग ट्यूटर। स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रेंडिंग ट्यूटर के केमिस्ट्री के क्लास 11th के लेक्चर में। जो लेक्चर आपको हेल्प करने वाला है आपकी जेई और नीट में। हाँ, स्कूल में भी आपको बहुत ज़्यादा मदद मिल ही सकती है। ऑब्वियस सी बात है यार, अगर आप हायर लेवल की तैयारी करोगे तो छोटे लेवल तो अपने आप ही कवर होते जाएंगे। ठीक है। और आज ही डिसीजन बना लेना आपको कहाँ पे एडमिशन लेना है। अगर आप भैया ट्रेंडिंग ट्यूटर के साथ बने रहते हो, जो आपको हेल्प कर रहा है पूरी की पूरी जेई और नीट में। और अगर आप जेई नीट की तैयारी करते हो तो भैया ऐसे रेप्यूटेड कॉलेज, ठीक है, यहाँ पे एम्स की फ़ोटो लगाना चाहो नीट के बच्चे तो वो लगा सकते हैं। तो ऐसी रेप्यूटेड कॉलेज में आपको जाने का मौका मिल सकता है, मतलब आपको मिलना ही चाहिए। ठीक है। ये लोकल कॉलेजेस में जाके आपका फ्यूचर नहीं बनने वाला। और आजकल तो एई का ज़माना है। ठीक है, अच्छे अच्छों की जॉब खतरे में आ रही है, तो आप तो क्या ही चीज़ हो अभी, है ना। तो भैया अपना फ्यूचर सेव करो। तो जो आपका आज डिसीजन रहेगा वही आपका वैसा ही आपका फ्यूचर बनेगा। तो कॉलेज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और हम यही कोशिश करते हैं कि हमारे साथ जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो अच्छे कॉलेज में पहुँचे, आपको फ्री जेई मेंस और नीट के लेक्चर प्रोवाइड करा के। तो आज है हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, पीरियोडिसिटी, पीरियोडिक टेबल, जो भी आप इस चैप्टर को बोलना चाहते हो। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी। एनसीईआरटी में ये इसका नाम है, लेकिन शॉर्ट में हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन लिखा हुआ है। ठीक है। जो भी पीरियोडिक टेबल जैसा भी आप नाम बोलना चाहो, उसका है लेक्चर नंबर 1। ठीक है। और आप सबने देखा हुआ है कि ये पीरियोडिक टेबल है। हमने इसको डिटेल में स्टडी करना है। ठीक है। क्लास 10th में आपका ये चैप्टर डिलीट हो चुका था, है ना। वैसे तो आप पढ़ भी चुके हो ये चैप्टर को। क्या सर ये आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जाएगा? बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जाएगा। ठीक है। क्योंकि एलिमेंट्स के बारे में जब तक आपको प्रॉपर्टीज़ नहीं पता होंगी, तो आप उनके साथ काम कैसे कर सकते हो, है ना। आपको कैसे पता लगेगा कि भैया मैं, अगर मुझे एक ये स्पेसिफिक काम कराना है तो मैं किस एलिमेंट को चूज़ करूँ। समझ रहे हो। तो इंजीनियरिंग चाहे आप करते हो, अब फॉर एग्जांपल अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, आपको कोई इक्विपमेंट बनाना है और आपको पता है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ चाहिए, है ना। कि मुझे भैया उसकी स्ट्रेंथ अच्छी चाहिए। ठीक है। उसका टेम्परेचर भी, मेल्टिंग पॉइंट वगैरह भी क्या हो, हाई हो, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो, हाई हो। तो कौन सा मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। अगेन वो किस पे आ जाएगी बात, भैया वो किस चीज़ का बना होना चाहिए, एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, उसके एटम्स कौन सा एटम होना चाहिए, है ना, कौन सा एलिमेंट ये सब चीज़ें पोजेस करता है। तो इंजीनियरिंग के लिए बहुत ही बढ़िया मेडिसिन्स, ड्रग्स जिसमें भी यूज़ होता है भैया, इनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसी के बाद का जो चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग, ये दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। आपकी केमिस्ट्री का पूरा बेस बिगाड़ सकते हैं और बना सकते हैं, दोनों के हाथ में ये पावर है। ठीक है। इसके बाद अगर ये दो चैप्टर ख़राब होते हैं आपके, आपकी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सारी जा सकती। क्लियर। तो बहुत से बच्चे इसको बहुत हल्का लेके चलते हैं। हाँ, ठीक है, क्वेश्चन करने रिलेटिवली बहुत इजी हैं। इजी क्वेश्चन आते हैं जेई मेंस में भी। क्लियर। तो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंस आपको पता चल गई है इस चैप्टर की, इस पीरियोडिक टेबल की। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपने सामने इसको लटका लेना भैया, जिस भी वॉल पे, जहाँ पे भी आप स्टडी करते हो उसके सामने जो दीवार है उस पर लटका लेना। सुबह शाम इसको देखते रहो, आपको याद होना चाहिए। ठीक है। सब कुछ ही इसमें याद होना चाहिए, धीरे धीरे आपको हो भी जाएगा जैसे जैसे क्लासेस करेंगे। चैप्टर छोटा है, जल्दी ख़त्म हो जाएगा, डोंट वरी। चलो जी, अब ये पीरियोडिक टेबल, आज ये हमारे सामने पीरियोडिक टेबल है, इसको हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं। ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब क्या शुरू से ही ऐसी चलती आ रही है भैया? नहीं, शुरू से तो ऐसे नहीं है। क्यों? पहली बात तो शुरू में स्टार्टिंग में तो इतने सारे एलिमेंट्स पता ही नहीं थे। आज लगभग आपको 118 एलिमेंट्स पता हैं, और भी डिस्कवर होते रहेंगे आगे, है ना। उस टाइम तक तो इतने एलिमेंट्स थे ही नहीं भैया जब स्टार्टिंग में बात की होगी किसी ने। क्लियर। तो अब ये कैसे बनी, है ना, इसकी शुरुआत, इसकी हिस्ट्री, वो वहाँ से पढ़ना हम स्टार्ट करेंगे। फिर हर एक, ठीक है, एलिमेंट्स के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे, वो कैसा बिहेव करते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अच्छा, पिछले चैप्टर का आपको क्या आना चाहिए? पिछले चैप्टर का आपको भैया क्वांटम नंबर आने चाहिए। पिछले चैप्टर में आपको क्वांटम नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए इस चैप्टर के लिए। बस, इससे ज़्यादा और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा
चैप्टर व्हाट इज़ पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल हमने देख लिया कि ये एक टेबल है जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स को फिट करके रखा हुआ है। अब फिट करा कैसे है ना, फिट किया कैसे है। पीरियोडिक टेबल क्या करती है, क्लासिफाई करती है एलिमेंट्स को, क्लासीफाई एलिमेंट्स विद हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज। क्लासिफाई कैसे करती है, सिमिलर प्रॉपर्टी वाले, सिमिलर प्रॉपर्टी है जिसकी, वो उनको एक जगह पे बिठा दो भाई, है ना। डिसिमिलर प्रॉपर्टी है, अलग अलग जिनकी प्रॉपर्टी है उनको इनसे क्या कर दो, अलग कर दो। और ऐसा कैसे किया जाता है पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल में भैया ये ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। ये जो वर्टिकल लाइंस होती हैं ना, ये क्या हैं, हमारे ग्रुप्स हैं। वर्टिकल लाइंस क्या हैं बेटा, ग्रुप्स हैं। ये एक ग्रुप हो गया, ये दूसरा ग्रुप, तीसरा, चौथा, पांचवा नंबर लिखे हुए हैं, आई होप विजिबल है। इन वर्टिकल ग्रुप्स में जितने एलिमेंट्स लिखे हैं उन सब की प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। सर लिथियम की, सोडियम की, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, क्या इनकी सबकी प्रॉपर्टी सेम होगी। यस बेटा सेम होगी। क्यों, क्यों सेम होगी, क्योंकि भैया ये एक ही वर्टिकल ग्रुप में लिखे हुए हैं, ठीक है। एक ही वर्टिकल कॉलम में जितने एलिमेंट्स लिखे हुए हैं उन सबकी प्रॉपर्टीज क्या करेगी, 90 to 95%, 99% क्या करेगी, मैच करेगी, ठीक है। सर आप कौन सी प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हो, है भाई, कौन सी प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हो, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी मैच करती है काफ़ी हद तक, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मास के साथ साथ चेंज होती है, ठीक है। अब सर अगर मैं इधर देखूँ, कोबाल्ट की देखूँ, पोटेशियम और कोबाल्ट तो एक इधर वाले रास्ते में भी सेम ही रास्ते में आ रहे हैं, है ना। तो क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ अलग होगी, ठीक है। हाँ इनकी प्रॉपर्टीज़ अलग होगी, क्योंकि ये सेम ग्रुप में नहीं है, ये सेम पीरियड में है, और पीरियड अलग चीज़ बताता है। पीरियड ये बताएगा कि इनके पास शेल सेम है, पीरियड क्या बताता है, इनके पास शेल सेम है। शेल सेम कहने का मतलब, अपने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ा था, एन की वैल्यू, है ना। पीरियोडिक पीरियड से हमें एन की वैल्यू का पता चलता है। अभी आगे डिटेल में सब कुछ आपको पता चलता रहेगा, और इतना तो आपने पढ़ा भी हुआ है, ठीक है। तो एक ग्रुप के अंदर जितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, एक वर्टिकल कॉलम के अंदर जितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, इन वर्टिकल कॉलम्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। कितने ग्रुप दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, 18 ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं अभी, ठीक है। ये सारे के सारे सेम प्रॉपर्टीज होल्ड करते हैं, ओके बेटा, ये सारे के सारे सेम प्रॉपर्टीज होल्ड करते हैं। तो एक ग्रुप में आने वाले सभी एलिमेंट्स, एक वर्टिकल कॉलम में आने वाले सभी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम होती है। इस बेसिस पे हमने पीरियोडिक टेबल बनाई है। अच्छा सर क्यों बनाई है, क्या ज़रूरत थी। भैया आप ये लगा लो, आपकी क्लास में 40 से 50 अगर स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, उन सब के आप मोबाइल नंबर ही याद करके दिखा दो, वही बहुत बड़ी बात है। एक प्रॉपर्टी है ना, हर एक बच्चे का मोबाइल नंबर अलग अलग होगा, बिल्कुल होगा सर। तो वो उनकी एक प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है, जिनसे सभी को सेग्रीगेट किया जा सकता है। नाम सेम हो सकता है ना, आधार कार्ड नंबर अलग अलग होगा, सब कुछ होगा। आप आधार कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर ही याद करके दिखा दो, बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। ऐसे तो अलग अलग प्रॉपर्टीज, इतने सारे एलिमेंट्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज को याद रख पाना ह्यूमनली पॉसिबल नहीं था, ठीक है। पहले एलिमेंट्स कम थे, ठीक है, तो 10-12 एलिमेंट्स जो होंगे उनकी प्रॉपर्टी चलो याद भी रख ली अलग अलग। जैसे जैसे एलिमेंट्स बढ़ते गए वैसे वैसे प्रॉपर्टीज़ कॉम्प्लेक्स भी होती गई और ज़्यादा भी होती गई, है ना, ज़्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए, तो उनको याद रखना बहुत मुश्किल हो गया बेटा। इसीलिए हमने पीरियोडिक टेबल बनाई, क्या साइंटिस्ट ने पीरियोडिक टेबल बनाई कि भैया कुछ ना कुछ तो ऐसी अरेंजमेंट करते हैं जिनको, जिनकी प्रॉपर्टी सेम सेम लगती है, उनको एक ग्रुप में डाल दिया, ठीक है। क्लियर है ना। अब जैसे आपको ये कलर वाइज भी दिख रहा होगा, इनका कलर अलग है, सभी का कलर अलग अलग है। कोई ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है आपको, नीचे यहाँ पे लिखे हुए हैं बेसिक मेटल है, कोई अल्कली मेटल है, कोई अल्कली, ये वाले इनको एल्कली मेटल बोला जाता है, इनको एल्कलाइन अर्थ मेटल बोला जाता है। कि भैया जिसकी प्रॉपर्टी सेम सेम दिख रही है उसको यार, ठीक है, एक ग्रुप में डाल दो। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, अब अगर मैं इस ग्रुप को याद कर लूँ, सेकंड ग्रुप की मैं प्रॉपर्टी याद कर लूँ, मुझे सिर्फ क्या याद करना है, सेकंड ग्रुप की प्रॉपर्टी याद करनी है।
अब मुझे 118 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी नहीं याद करनी, मुझे सिर्फ 18 ग्रुप्स की प्रॉपर्टी याद रखनी है। ठीक है, और उसमें से भी इनको ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। उनमें से भी क्या है, ब्लॉक्स बने हुए हैं, ये ब्लॉक बने हुए हैं। ठीक है, ये ब्लॉक्स बने हुए हैं। ये 4 ब्लॉक जो हैं, इनकी भी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, अलग अलग होती है। अगर मैं इनको याद रख लूँ तो मेरे को सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी याद हो जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे हम ग्रुप 2 की बात कर रहे थे, ग्रुप 2 की अगर हम मैंने प्रॉपर्टीज़ याद कर ली तो मेरे को बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, रोडियम, रेडियम, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, सबकी सब याद होगी। ठीक है, इन सभी की प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। सिर्फ मैंने एक ग्रुप 2 की प्रॉपर्टी पढ़ी, 4 लाइनें इसकी याद रखी, और मुझे 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हो गई, याद हो गई। ठीक है, इसलिए हमने क्या की थी, इसीलिए साइंटिस्ट ने पीरियोडिक टेबल डिज़ाइन की थी कि बहुत कम्बरसम प्रोसेस हो जाएगी अलग अलग से एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को याद रखना। ठीक है, तो मेरे हिसाब से क्लियर है कि पीरियोडिक टेबल क्या है और हमें इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी है। तो ये यहाँ पे आपके लिखने के लिए लिखा हुआ है, इट क्लासिफाइज ऑल द एलिमेंट्स in accordance with their properties in such a manner that element with the similar properties are grouped together in same vertical column and element with dissimilar properties are separated with one another। जो सेम प्रॉपर्टी है उनको एक साथ रख दो। कहाँ रखा गया, ठीक है, ग्रुप्ड टुगेदर इन वर्टिकल कॉलम। इन वर्टिकल कॉलम में याद रखा गया, ये एक वर्ड है, याद रखा। ठीक है, पीरियड नहीं लिखा हुआ, वर्टिकल कॉलम, वर्टिकल कॉलम्स को क्या कहते हैं, ऑल्सो नोन एज ग्रुप्स। ठीक है, यहीं पे लिख दूं क्या, वर्टिकल कॉलम्स, वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप बोला जाता है। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल रोज, हॉरिजॉन्टल रोज जो होती हैं उनको क्या बोलते हैं, पीरियड। ठीक, अगर मॉडर्न पीरियडिक टेबल में देखें तो 7 पीरियड्स हैं, ग्रुप क्या है, 18 है। क्लियर, अब ऐसी तो थी नहीं, बननी स्टार्ट हुई थी धीरे धीरे। तो हम पढ़ते हैं यहाँ से, डोबरनियर से क्लासिफिकेशन स्टार्ट की थी पहली बार ढंग से डोबरनियर ने। वैसे इससे पहले भी थे 2 नाम, अगर कोई हिस्ट्री और भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहता है, क्योंकि उनका नाम नहीं आएगा ना वो काम आएंगे। एक तो लेवोजियर, ठीक है, एक प्राउट, इन्होंने भी क्लासिफाई किया था। प्राउट की भी क्लासिफिकेशन थी, लेवोजियर की भी क्लासिफिकेशन थी। ठीक है, लेवोजियर ने तो मेटल एंड नॉन मेटल में किया था, इन्होंने 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था, मेटल एंड नॉन मेटल। प्राउट ने क्या कहा था कि दैट ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन। सारे के सारे एलिमेंट्स क्या बन, किससे मिलके बने हुए होते हैं, हाइड्रोजन से मिलके बने होते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है, आज भी आपको पता है ना। तो ये 2 नाम अगर कहीं पे देखो और सोचो कि सर ने तो नहीं कराए, इतने ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, डोबरनियर से यहाँ से आपको ये चीज़ पूछी जाएगी, किसी ने लिखना है तो भैया लिख सकता है, मैंने आपके लिए लिख दिया था, अब मैं इसको हटा रहा हूँ। ओके, चलो, ठीक है भाई। तो डोबरनियर ने क्या किया था, है ना, डोबरनियर ने, इन्होंने एलिमेंट्स को ये 3 3 के ग्रुप बनाए। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज, विद सिमिलर प्रॉपर्टीज। ऐसे 3 3 एलिमेंट सेलेक्ट किए जिनकी प्रॉपर्टीज क्या हो, सेम हो, और इन ग्रुप्स को बोला जाता था नोन एज ट्राइड्स, नोन एज ट्राइड्स। इन्हीं को हम क्या कहते थे, ट्राइड्स कहते थे। इन्हीं का था लॉ ऑफ ट्राइड। जैसे एक ए, बी, सी, ये 3 एलिमेंट्स ले लिए और इनका क्या बन गया, एक ट्राइड बन गया। ट्राइड का मतलब ही क्या होता है, 3। ट्राइड का मतलब क्या होता है, 3। तो 3 एलिमेंट का इन्होंने ग्रुप बनाया, उसको क्या बोल दिया, ट्राइड बोल दिया, और इस ग्रुप में इन तीनों एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, सेम होंगी। और इंटरेस्टिंग बात क्या थी,
मान लो ए का एटॉमिक मास क्या है, Ma। सी का एटॉमिक मास क्या है, Mc। तो जो बी का एटॉमिक मास होगा, ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ बी Mb इज इक्वल टू Ma प्लस Mc डिवाइडेड बाय 2। मतलब बाकी दो का, बीच वाला जो एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक मास बाकी दो के एटॉमिक मास का एवरेज होगा। ठीक है, इन्होंने ये चीज़ बताई थी। क्लियर? एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट इज इक्वल टू एवरेज ऑफ अदर टू एलिमेंट्स। क्लियर? ये चीज़ इन्होंने बोला था। अब आपको इसमें क्या याद रखना है, ठीक है ना? आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ट्राइड्स याद रखने हैं, कौन कौन से ट्राइड्स थे। ठीक है? क्या सर हमें एटॉमिक मास भी ध्यान रखने हैं? नहीं, कोई एटॉमिक मास ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? कोई एटॉमिक मास ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे पहला ट्राइड था लि, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। चलो नाम से लिख देता हूँ मैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। धीरे धीरे करते करते सबके सिंबल्स भी याद कर लेना भाई। ठीक है, धीरे धीरे सभी के सिंबल आपको याद हो जाने चाहिए। दूसरा, अगर आप एक दो को चेक करना चाहते हो ना, चेक करके देख लेना। ठीक है, जैसे सोडियम का एटॉमिक मास कितना आएगा, 23। अब इसका कितना होगा, 9। और इसका कितना होगा, ठीक है जल्दी से जल्दी बताना, इसका कितना होगा, 39। वेरी गुड। अब इसको जब आप सोल्व करोगे, ठीक है, इसका ओ सॉरी 9 नहीं होएगा, इसका 7 होएगा, लिथियम है ना ये, 7। इसको जब सोल्व करोगे इन दोनों का, तो 7 प्लस 39 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो ये आपको क्या देगा, 23 देगा। तो ऐसे ही इन्होंने मैच करवाया था। तो आपको ना ही एटॉमिक मास याद रखने हैं, कुछ नहीं याद रखना, सिर्फ आपको ट्राइड याद रखने हैं कि ट्राइड कौन कौन से थे। ट्राइड्स पूछे जा सकते हैं कि भैया इनमें से कौन सा डोबरनियर का ट्राइड नहीं था। ठीक है, इनमें से कौन सा ड्रोबरनियर का ट्रायड नहीं था। क्लियर है? दूसरा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम। नंबर 3, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बैरियम। सल्फर नंबर 4 पे, सल्फर, सेलेनियम एंड टेलुरियम। इनके जाके, ठीक है, याद कर लेना। एक और भी चलो लिखवा देता हूँ, फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी। फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी, ये 5 ट्राइड्स थे। ठीक है, जो आपको याद रखने हैं। बट ये फेल क्यों होंगे, ठीक है, इनकी क्लासिफिकेशन को आज इम्पोर्टेंस क्यों नहीं दी जाती, क्या रीज़न था इनके फेल होने का? देखो, ज़्यादातर एलिमेंट्स को ये ग्रुप नहीं कर पाए थे बेटा। ठीक है, ज़्यादातर एलिमेंट्स को ये ग्रुप नहीं कर पाए थे। सिर्फ ये 5-6 ट्राइड्स ही ये बना पाए थे, इससे ज़्यादा नहीं। और भी एलिमेंट्स नॉन थे, बट उनको क्लासीफाई नहीं कर पाए थे। दूसरी चीज़ ध्यान रखोगे, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे जंप जैसे करोगे, इनके एटॉमिक नंबर में, ठीक है, 8 का डिफरेंस है। इनके एटॉमिक नंबर में कितने का डिफरेंस है, 8 का। जैसे अगर मैं यहाँ पे Z की बात करूँ 3 है, सोडियम का Z की बात करूँ 11 है, ये Z की बात करूँ 19 है। तो आपको अगर कोई रैंडम दे भी दे, आप इनमें से भूल भी जाओ कि भैया कौन सा ट्रायड था, है ना, तो आप, अगर आपको एटॉमिक नंबर याद है, ठीक है, एटॉमिक नंबर याद है, तो उससे भी वेरीफाई कर सकते हो आप। ठीक है, क्लियर है? चलो, अच्छा, फेलियर, फेलियर का रीज़न बता दिया। फेलियर क्यों था? क्योंकि ये ज़्यादातर एलिमेंट्स को क्लासीफाई नहीं कर पाए थे।
ठीक है। अच्छा, एक और बात, इनकी मेन चीज़ ध्यान क्या रखनी है, बेस्ड ऑन एटॉमिक मास, बेस्ड ऑन एटॉमिक मास। देखो, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल भी आप सबको पता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, है ना। वो वहाँ तक जितनी भी पीरियोडिक टेबल थी ना, अभी तक एटॉमिक मास के बेसिस पे बन रही थी। अभी तक एटॉमिक मास को फंडामेंटल समझा जाता था कि एटॉमिक मास जो है ना बेटा, उसी वही प्रॉपर्टीज़ को क्या करता है, डिफाइन करता है। उसी के बेसिस पे प्रॉपर्टीज़ डिफाइंड होती हैं। ठीक है, सारी की सारी प्रॉपर्टीज़, चाहे फिजिकल हो चाहे केमिकल हो। तो ये सारे के सारे डोबरनियर ने भी जो क्लासिफिकेशन की, देखो मास के बेसिस पे की कि भैया मिडल एलिमेंट का जो मास होगा वो सम ऑफ अदर टू एलिमेंट्स होगा। ठीक है, एवरेज ऑफ अदर टू एलिमेंट्स होगा, है ना। तो इसके बाद जब न्यूलैंड आए, ठीक है, इन्होंने भी जो अरेंज किए एलिमेंट्स, ठीक है, अरेंज्ड एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। अगेन इन्होंने भी जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की, पीरियोडिक टेबल अपनी जो बनाई, उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के बेसिस पे ही बनाई। अब जैसे म्यूजिकल नोट्स होते हैं ना, म्यूजिकल नोट्स होते हैं, वो सा, रे, गा, मा, पा, दा, नी, है ना, ऐसा सा रे गा मा पा धा नी, एक दो तीन चार पाँच, 7 म्यूजिकल नोट्स जो होते हैं। अब देखो नेक्स्ट जो होगा वो फिर से यहाँ के बाद क्या आ जाएगा, फिर से सा आ जाएगा, ऐसे ही आ जाएगा। तो इन्होंने भी कुछ ऐसे ही किया था। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ कहानी ऐसी ही चली थी कि इन्होंने कहा था जैसे 7 म्यूजिकल नोट्स में, जैसे जो हमारे म्यूजिकल नोट्स होते हैं उसमें कहीं से भी आप स्टार्ट करोगे, एट्थ चीज़ क्या हो जाएगी, रिपीट हो जाएगी। ठीक है, एट्थ चीज़ क्या हो जाएगी, रिपीट हो जाएगी। सात तक गए आप, नी, फिर से क्या आ जाएगा, एट्थ पे फिर से क्या आ जाएगा, सा आ जाएगा। अब ऐसे ही इन्होंने क्या बोला कि अगर, ठीक है, हम, इन्होंने अपनी जो पीरियोडिक टेबल बनाई इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास के बेस पे, इन्होंने रखा हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम और कैल्शियम। कि भैया हर एक, देखो अगर मैं इसको अपना पहला एलिमेंट लेता हूँ, इसका जो आठवां एलिमेंट आएगा, ठीक है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, फर्स्ट और एट्थ की प्रॉपर्टी मैच करेगी। फर्स्ट और एट्थ की प्रॉपर्टी क्या करेगी, मैच करेगी। ठीक है, क्लियर है। एवरी एट्थ एलिमेंट हैज सिमिलर प्रॉपर्टी टू द फर्स्ट एलिमेंट। इनका क्या कहना था कि एवरी एट्थ एलिमेंट हैज सिमिलर प्रॉपर्टी टू फर्स्ट एलिमेंट। जो भी आप पहला एलिमेंट लेते हो, जैसे मैंने लिथियम को पहला माना, तो मेरा सोडियम क्या आया, एट्थ आया। मैं बोरोन को अगर फर्स्ट काउंट करके करूँगा तो एल्यूमिनियम एट्थ नंबर पे आएगा, और बोरोन और एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज़ क्या करेंगी, मैच करेंगी। ठीक है, और ये चल भी बढ़िया रहा था। ठीक है, बहुत बढ़िया चला भी ये, लेकिन ये चला सिर्फ बेटा कैल्शियम तक ही। ठीक है, ये चला सिर्फ कैल्शियम तक ही। कैल्शियम के बाद यहाँ पे और भी एलिमेंट्स नॉन थे, लेकिन उनके ऊपर ये चीज़ क्लासिफाई, ये जो क्लासिफिकेशन थी इनकी, वो अप्लाई नहीं हो रही थी। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन अप्लाई हो ही नहीं रही थी कैल्शियम के बाद, तो इस कारण से ये क्या कर गए, फेल कर गए। क्लियर है, क्लियर है इनको। लिमिटेशन अगर इनकी लिखनी है, देखो लिमिटेशन
इनकी मैं एक एक लाइन में बता रहा हूँ और मैंने पहले भी लिखी नहीं है, तो आप लिख लेना। ठीक है। ओनली अप टू कैल्शियम। ये चीज़ सिर्फ कैल्शियम तक ही वैलिड थी। ठीक है। तो ये याद रखना भाई, ऐसे ही और इन्हीं को ऐसे ही अरेंज लिखना। अच्छा, अब कोई बच्चा अगर यहाँ पे सोच रहा है कि भैया सर आपने हीलियम वगैरह नियोन वगैरह नहीं लिखे थे, तो नोबल गैसेस उस टाइम तक डिस्कवर नहीं हुई थी। चलो मैं ये लिख देता हूँ यहाँ पे, नोबल गैसेस वर नॉट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। उस टाइम तक नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुई थी जब न्यूटन ने ये अपनी क्लासिफिकेशन दी। ठीक है। न्यूलैंड ने जब ये क्लासिफिकेशन दी, तब तक हमारे पास नोबल गैसेस नहीं थी। चलो जी आगे चला जाए। फिर आए लोथर मेयर्स कर्व। अब कर्व है तो ग्राफ है, सामने बना हुआ है, बड़ा अजीब सा ग्राफ है ना। क्या सर इन्होंने भी एटॉमिक मास के ऊपर ही क्लासिफिकेशन की थी? बिल्कुल। ठीक है। ही ऑल्सो ऐसे नहीं लिखते, सीधा लिखते हैं अरेंज्ड एलिमेंट्स arranged elements in increasing order of in increasing order of atomic mass and made a graph between atomic volume and atomic mass। एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम का इन्होंने क्या बनाया, ग्राफ बनाया। अब पहली चीज़, क्या ये सर ग्राफ हमें बनाना है? ये वाला ग्राफ आपको नहीं बनाना है। ठीक है। क्या सर इसमें से क्वेश्चन आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। और जो मैं बना रहा हूँ ना, मेरे साथ साथ सिर्फ वही बेसिक सा बना लेना, और क्या चीज़ें याद रखनी है वो भी मैं वहीं पे बता देता हूँ आपको। ठीक है। इस एक्सिस पे थी हमारी एटॉमिक वॉल्यूम। ठीक है। और यहाँ पे था हमारा एटॉमिक मास। ओके। चलो चलो, आराम से बनाते जाना। और इससे क्वेश्चन आता है ध्यान से। क्या मतलब, ये जो चैप्टर है ना आपका, ये चैप्टर बहुत इजी इजी क्वेश्चंस आपसे पूछता है, लेकिन हाँ याद रखने की चीज़ें बहुत सारी हैं। चलो जी, बस ये ग्राफ आपको बनाना है। अब इसमें हम देख लेते हैं कौन कौन क्या है। देखो ये सारी जो हैं ये पीक्स हैं। ये क्या है? पीक है। और पीक पे कौन बैठा हुआ था ये आपको पता होना चाहिए। पीक पोजीशन पे कौन से एलिमेंट्स बैठे हुए थे? जैसे यहाँ पे था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है। रुबीडियम, सीजियम, ये थे। क्लियर? क्लियर है? ओके। डिसेंडिंग ऑर्डर पे। ठीक है। डिसेंडिंग पार्ट जो था वो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट ने होल्ड किया हुआ था। डिसेंडिंग पार्ट जो था वो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट ने होल्ड किया हुआ था। जैसे बेरिलियम को अलग से लिख दें, लिख देते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फ्रोंशियम। ठीक है। बैरियम, ये इन्होंने होल्ड किया हुआ था। क्लियर? असेंडिंग पार्ट जो था, असेंडिंग पार्ट जो था उस पे ग्रुप 17 के एलिमेंट्स बैठे हुए थे, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन,
ब्रोमीन, फिर से तो अलग कलर से लिखना पड़ेगा। अ, क्या कहा? हाँ, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया। ठीक है, ऐसे क्या थे, हेलोजेंस बैठे हुए थे, ग्रुप 17 के एलिमेंट्स बैठे हुए थे। ठीक है, और ये जो बॉटम के पार्ट्स थे, ठीक है, ये जो बॉटम के पार्ट्स थे, यहाँ पे अगर आप देखोगे, इधर मैं लिख देता हूँ, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक, ठीक है, मोलिब्डेनम, मतलब ये डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स थे, जिन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। अब इसकी जो अभी जो मैंने बोला ना, वो सारा का सारा लिख लेते हैं कि पीक्स पे कौन था। जो पीक थी उस पे कौन था? फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स, ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो नोन एज एल्कली मेटल्स। जिन्हें क्या कहा जाता है? एल्कली मेटल्स, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये जो थे। क्लियर? डिसेंडिंग पार्ट पे कौन था? डिसेंडिंग पार्ट ऑफ कर्व इज होल्ड बाय सेकंड ग्रुप एलिमेंट। वहां पे कौन बैठे हुए थे? सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स बैठे हुए थे, जिन्हें क्या कहा जाता है? जिन्हें क्या बोला जाता है? एल्कलाइन अर्थ मेटल। अब ये नाम ध्यान रखने हैं, ऑप्शंस ऐसे ही आएंगे। एल्कलाइन अर्थ मेटल। असेंडिंग पार्ट पे कौन था? असेंडिंग पार्ट पे बैठे थे ग्रुप 17 के एलिमेंट्स। ग्रुप 17 एलिमेंट्स, जिन्हें क्या बोलते हैं हम? हेलोजेंस। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हैं हमारे हेलोजेंस। और बॉटम पार्ट पे, बॉटम पार्ट पे कौन बैठा हुआ था? डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। जिन्हें क्या बोला जाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये था लोथरमेयर कर्व के बारे में। लोथरमेयर कर्व में इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। लोथरमेयर कर्व के लिए ये पेज ही याद रख लेना। चाहे आप कर्व बनाना सीखो मत सीखो, ठीक है, बनाओ ना बनाओ, इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होगी जितना यहाँ पे जो इसके बारे में लिखा हुआ है। ये चार चीज़ें याद रख लेना। पीक पे कौन बैठा था, डिसेंडिंग पार्ट किसने होल्ड किया था, असेंडिंग पार्ट पे कौन था, और बॉटम पार्ट पे कौन था। ठीक है, क्लियर है? चलो, इनके बारे में इतना ही है यहाँ पे। ठीक है, चलो जी, अब हम चलते हैं हमारे मेन काम, मेंडलीव के बारे में। ठीक है, मेंडलीव क्लासिफिकेशन, इन्होंने अपना क्या दिया था? मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ। ठीक है, क्या कहा जाता है? मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। पहले तो उसी को पढ़ते हैं हम। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ में क्या क्या बातें इन्होंने बोली और क्या क्या बातें हमें याद रखनी है। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। देखो, अभी तक हम बात कर ही रहे थे ना कि एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक मास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इन्होंने भी वही बोला था कि एटॉमिक मास इज़ द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। अब ये स्टेटमेंट्स याद रखनी है। एटॉमिक मास इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट।
कोई भी एलिमेंट है उसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या है, एटॉमिक मास है। तो अब आप समझ गए होगे जो मेंडलीव जी ने क्लासिफिकेशन की होगी, उन्होंने जो पीरियोडिक टेबल बनाई होगी, वो किस बेसिस पे बनाई होगी, अपने एटॉमिक मास के बेसिस पे। ठीक है। और क्या कहता था लो, द फिजिकल एंड केमिकल, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन, आर periodic function of their atomic mass। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या है, जो एक टाइम इंटरवल के बाद क्या कर जाएंगी, रिपीट कर जाएंगी। ठीक है। एटॉमिक मास के पैटर्न पे एक टाइम के बाद रिपीट करने लग जाती हैं। ठीक है। ये था मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल, सॉरी मेंडलीव्स का पीरियोडिक लॉ। याद रखना ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। क्लियर। ये मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ आपको ध्यान रखना है। ठीक। अब इन्होंने देखो, इन्होंने ना बहुत शानदार काम किया था। मैं इनकी ना आपको टेबल दिखाता हूँ। एक्चुअली में बहुत ज़्यादा तारीफ के लायक इन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाई थी। ठीक है। ऑब्वियसली कुछ कमियां भी थी, लेकिन इनकी पीरियोडिक टेबल में भैया बहुत ज़बरदस्त चीज़ें थी। उस टाइम तक हमारे पास 63 एलिमेंट्स नॉन थे। ठीक है। 63 एलिमेंट्स उस टाइम तक नॉन थे, तो 63 एलिमेंट्स को इन्होंने ऐसे क्लासीफाई किया। इन्होंने क्लासिफिकेशन में देखो, इन्होंने क्या किया था, वर्टिकल कॉलम्स बनाए, जिन्हें हम सीधा लिखते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ग्रुप्स। जिन्हें हम क्या कहते हैं, ग्रुप्स। टोटल कितने ग्रुप थे, 8 ग्रुप से इन्होंने रोमन नंबर में लिखा था 1 to 8। ठीक है। रोमन नंबर में लिखे गए थे 1 to 8, जिसमें 1 to 7 जो थे उनके सब पार्ट्स भी थे, ए बी, फर्स्ट ए फर्स्ट बी, सेकंड ए सेकंड बी, थर्ड ए थर्ड बी। एट्थ का नहीं था। ठीक है। एट्थ ग्रुप अकेला ही था, एट्थ ग्रुप अकेला ही था। क्या सर इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसेस को जगह दी थी? है भाई, क्या इन्होंने नोबल गैसेस को जगह दी थी? देखो उस टाइम तक, एट दैट टाइम, नोबल गैसेस वर नॉट डिस्कवर्ड। नोबल गैसेस वर नॉट डिस्कवर्ड, बट लेटर ही इनकॉर्पोरेटेड। मतलब जब डिस्कवरी हुई, इन्होंने तो अपनी पीरियोडिक टेबल बना दी, 1 से लेके 8 तक ग्रुप बना दिए। ठीक है। उस टाइम तक नोबल गैसेस नहीं थी। जब नोबल गैसेस की डिस्कवरी हुई तो इनसे बोला गया कि क्या आपने जो पीरियोडिक टेबल बनाई है उसमें हम नोबल गैसेस को रख सकते हैं या नहीं रख सकते। इन्होंने बोला जी बिल्कुल रख सकते हैं। तो इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल में बिना किसी छेड़छाड़ किए, ठीक है, इतने अच्छे तरीके से डिज़ाइन की थी कि बिना किसी छेड़छाड़ के इन्होंने उसमें नोबल गैसेस को भी इनकॉर्पोरेट कर दिया। बट लेटर ही इनकॉर्पोरेटेड नोबल गैसेस इन ग्रुप 0, ग्रुप 0 ऑफ हिज पीरियोडिक टेबल। अपनी पीरियोडिक टेबल में 1 से लेके सर 8 तक ही थे ग्रुप, तो ग्रुप 0 तो कोई था नहीं। हाँ जी, नहीं था। जैसे डिस्कवरी हुई, देखो टेबल एक ही बार नहीं बन जाती, वो बार बार क्या होती है, मॉडिफाई होती है। आज भी जो आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखते हो उसमें भी बहुत बार मॉडिफिकेशंस हो चुकी हैं। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये रहे हमारे 1 से लेके 8 तक, 1 से लेके
8 तक ये हमारे क्या थे, ग्रुप्स थे। देखो 1 के नीचे ए बी, 2 के नीचे भी ए बी लिखा हुआ है, 3 के नीचे 4 5 6 7 सब के नीचे लिखा हुआ है। 8 के नीचे कोई ए बी नहीं लिखा हुआ, और बाद में इन्होंने जीरो ग्रुप डाल दिया। ठीक है, ये क्या था, जीरो ग्रुप फॉर नोबल गैसेस। इतने अच्छे से डिजाइन की थी कि अपने और कोई छेड़छाड़ नहीं करने की जरूरत पड़ी, इन्होंने अलग से एक ग्रुप बनाया। और आज भी अगर आप देखोगे तो नोबल गैसेस यहीं पे लिखी हुई हैं, इसको ग्रुप 18 का नाम दिया हुआ है ना। वो ग्रुप जीरो भी बोल देते हैं, वो इसी कारण से बोलते हैं। बहुत शानदार इन्होंने काम किया था। ठीक है, बहुत शानदार इन्होंने काम किया था। और तो और, इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में उस टाइम तक 63 एलिमेंट्स हमें पता थे। ठीक है, और देखो कुछ साइंटिस्ट पहले ऐसे क्लेम कर चुके थे कि भैया जितने हमने क्लासिफाई कर दिए ना, ठीक है, बस उतने ही एलिमेंट्स हैं अर्थ पे, उससे ज़्यादा बाद में डिस्कवरी ही नहीं होगी। तो जब मेंडलीव से फिर बाद में हुई, तो मेंडलीव से भी जब ये क्वेश्चन किया गया कि भैया अगर आगे, ठीक है, आगे अगर ऐसा चांस होता है कि और ज़्यादा ग्रुप्स आ जाएं, तो फिर आप क्या करोगे, और ज़्यादा एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो जाए, क्या आपकी पीरियोडिक टेबल इतनी कैपेबल है कि उनको होल्ड कर लेगी? करते जी हाँ है। इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल में कुछ स्पेसिस, खाली जगह छोड़ दी थी। ठीक है, कुछ खाली जगह छोड़ दी थी कि भैया यहाँ पे एलिमेंट्स आएंगे, फिट कर लेना। और उन एलिमेंट्स के लिए उनकी क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टी होगी, केमिकल प्रॉपर्टी होगी, उनकी डेंसिटी क्या होगा, मास क्या होगा, उन्होंने उन पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था इन्होंने। तो देखो कितना शानदार काम किया था। ठीक है, पहले ही ये सब चीज़ें प्रिडिक्ट कर चुके थे ये। क्लियर? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिसके बारे में मैं आपको लिख देता हूँ इसी के आगे। सम वेकेंट साइट्स वर स्पेसिफाइड, some vacant sites were specified for undiscovered element, for undiscovered elements, and he predicted their properties। उनकी प्रॉपर्टीज बता दी गई थी। ठीक है, और बाद में जब इनकी डिस्कवरी हुई तो वेरिफिकेशन भी कर ली गई, बिल्कुल सही सटीक चीज़ें ये बोल के गए थे। ठीक है, जो जो एलिमेंट डिस्कवर हुआ है ना, और जो उसकी प्रॉपर्टी इन्होंने बताई थी एग्जैक्ट मैच कर रही थी। जैसे इन्होंने जो वेकेंट साइट्स थी वो कौन कौन सी थी, इन्होंने बोला एका एल्यूमिनियम, ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, एका सिलिकन, एका बोरोन, और एका मैग्नीज। एका का मतलब क्या होता है, मतलब एल्यूमिनियम के आगे। ठीक है, एल्यूमिनियम के बाद कौन सा एलिमेंट आएगा उसके लिए इन्होंने एक एम्प्टी स्पेस छोड़ दिया था। जैसे ये एल्यूमिनियम, ठीक है, इसका स्पेस, इसकी पोजीशन ये, यहाँ पे फिर एक खाली स्पेस, इसको हम बोलते थे एका एल्यूमिनियम। इसको क्या बोला जाता था, एका एल्यूमिनियम। एका का मतलब होता है नेक्स्ट, कि भैया नेक्स्ट टू एल्यूमिनियम कौन आएगा। ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टीज भी इन्होंने बता दी थी। अब ये पोजीशंस किसने होल्ड की फिर बाद में, है ना, ये पोजीशंस किसने होल्ड की, जो एका एल्यूमिनियम वाली पोजीशन थी कि एल्यूमिनियम के बाद कौन आएगा, वो आया गैलियम। ये पोजीशन गैलियम ने होल्ड की। एका सिलिकन के बाद वाली मतलब एका सिलिकन वाली पोजीशन जो थी वो जर्मेनियम ने होल्ड की। ठीक है, एका बोरोन की जो पोजीशन थी वो स्कैंडियम ने होल्ड की। और एका मैंगनीज की जो प्रॉब्लम पोजीशन थी वो टेक्नीशियम ने होल्ड की।
ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको ना याद रखना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगेन इसको आप मार्क कर सकते हो कि कौन सी पोजीशन किसने होल्ड की थी। इतनी ज़्यादा बढ़िया तरीके से इन्होंने अपनी बनाई थी, बट फिर दिक्कतें भी थी। ठीक है ना, दिक्कतें भी थी। क्लियर। और भी इन्होंने कुछ काम किए थे, बिल्कुल किए थे। ठीक है, जैसे पहले ये माना जाता था कि जो बेरिलियम है इसका मास ना ज़्यादा है। बेरिलियम का मास बोरोन वोरोन से क्या है, ज़्यादा होता है। ठीक है, लेकिन जब इन्होंने रखा इसको लिथियम और बेरिलियम बोरोन के बीच में रखा गया, देखो लिथियम और बोरोन के बीच में यहाँ पे क्या रखा हुआ है, बेरिलियम रखा हुआ है। तो मतलब अगर ये बीच में है तो इसका मास बोरोन से क्या होगा, कम होगा। पहले ये इतना ज़्यादा श्योर नहीं होता था कि बेरिलियम का मास ज़्यादा माना जाता था। ठीक है, ये सब चीज़ें थी। और कुछ इसमें अगर कोई आपका डाउट है तो बेटा पूछ लेना। क्लियर। अब अगर हम इनकी डीमेरिट्स की बात करें कि अगर सर इन्होंने इतनी शानदार चीज़ बनाई थी, इतनी शानदार बनाने के बाद हम इनकी जो बनाई हुई पीरियोडिक टेबल है उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते, है ना। तो कुछ कमियां भी थी। क्या लिख रहा हूँ मैं? ठीक है, आज पता नहीं क्या हो रहा है। DEMERITS, डीमेरिट्स। चलो, हो जाता है कभी कभी। देखो, सबसे पहली बात तो ये थी कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन क्या थी, अनसर्टेन थी। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज अनसर्टेन। अनसर्टेन कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि फिक्स नहीं थी। देखो यार, पोजीशन हाइड्रोजन ना बड़ा एक समझ लो जैसे वो एक वर्ड नहीं फेमस हुआ था, दोगलापन, है ना। वैसे ही है ये, दोगला सा है। इसकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज जो हैं मैच करती हैं फर्स्ट ए से भी और सेवेंथ ए से भी। ठीक है, फर्स्ट ए वाले ग्रुप से भी मैच करती हैं और भैया सेवेंथ ए वाले ग्रुप से भी मैच करती हैं। लेकिन इन्होंने फर्स्ट ए में हाइड्रोजन को रखा। तो पूछा भाई साइंटिस्ट ने, फिर आपने भैया सेवेंथ ए में क्यों नहीं रखा, इसका जवाब दो। ठीक है, देखो यहाँ पे कहाँ मिल रहा है आपको हाइड्रोजन, ये लिखा हुआ है फर्स्ट ए में। ठीक है, अच्छा ये जो इस साइड लेफ्ट साइड में लिखे हुए हैं ये ए वाले हैं, और ये देखो यहाँ पे ये कॉपर लिखा हुआ है ना, यहाँ पे ये थोड़ा सा हल्का सा इधर है, ये बी में है। ठीक है, सिल्वर जो है ये बी में है, गोल्ड जो है ये बी में है। ओके, क्लियर। तो पूछा गया भैया फर्स्ट ए में क्यों रखा, सेवेंथ ए में रख लेते यार, क्या दिक्कत थी। तो ये उसका आंसर नहीं दे पाए थे। तो इतना खतरनाक चीज़ है हाइड्रोजन, आपको पता है इसके ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर है ना। इसके ऊपर तो पूरा का पूरा चैप्टर बना हुआ है, तो इसको तो अलग से ही पढ़ना पड़ेगा। चलो, एस ब्लॉक का अलग है, पी ब्लॉक का अलग है, डी ब्लॉक का अलग है, एफ ब्लॉक का अलग है, लेकिन हाइड्रोजन का पूरा ही अलग है। ठीक है, तो अलग से इसको पढ़ना पड़ेगा, बड़ा नौटंकी है। देखा, पहले ही डिमेरिट बन गया। चलो, दूसरी बात, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, ठीक है, क्लियर नहीं थी। नो सेपरेट पोजीशन फॉर आइसोटोप्स, नो सेपरेट पोजीशन फॉर आइसोटोप्स। सर अब इसने क्या पंगा डाला, आइसोटोप ने क्या पंगा डाला? अरे भाई, आप क्या कह रहे हो? मेंडलीव ने जो क्लासिफिकेशन की वो कैसे की कि मैं ना इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पे अरेंज कर रहे हैं। इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे हम अपने क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो भैया आइसोटोप्स भी तो क्या होते हैं, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। तो इनका अगर एटॉमिक मास अलग अलग होता है तो इनको भी तो स्पेसिफाई करो। हाइड्रोजन वन वन ये तो रख दिया, ये कहाँ गए, है ना। इनका भी तो ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक मास बढ़ रहा है, तो इसमें तो कोई जगह ही नहीं है, आइसोटोप्स है ही नहीं।
ठीक है, इसमें तो आइसोटोप्स हैं ही नहीं है। क्लियर? क्लियर हुआ? ऐसे ही ना ही कोई जगह लेंथेनोइड्स को दी गई, ना ही कोई जगह एक्टेनोइड्स को दी गई। नो सेपरेट पोजीशन फॉर लेंथेनोइड्स एंड एक्टेनोइड्स। लेंथेनोइड्स एक्टेनोइड्स के लिए कोई सेपरेट पोजीशन नहीं थी। क्लियर? और देखो, और इन्होंने क्या किया, एक चीज देखना भाई यहाँ पे, कि फर्स्ट ग्रुप में ही एक तो यहाँ पे सोडियम। अब एक ग्रुप में जितने एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज सेम होगी ना? बिल्कुल सर, सेम होगी। यही तो आज तक कहते आ रहे हैं, जब से चैप्टर स्टार्ट हुआ है पिछले 1 घंटे से, है ना, यही हम बोलते आ रहे हैं। 51 मिनट्स हो चुके हैं, तो यही बोलते आ रहे हैं कि ग्रुप में लगा दो, सेम वर्टिकल कॉलम्स में जितने हैं उनकी सबकी प्रॉपर्टी सेम है। चलो जी, ये सोडियम रहा। ये क्या कर रहा है? कॉपर। चलो कॉपर। अरे ये क्या कर रहा है? गोल्ड। मतलब गोल्ड को भी उसी कॉलम में रखा हुआ है जिसमें सोडियम है। मतलब गोल्ड की और सोडियम की प्रॉपर्टीज मैच कर जाती हैं। हैं? गोल्ड की और सोडियम की प्रॉपर्टीज क्या भैया मैच कर जाती हैं? हैं? सोडियम इतना हाईली रिएक्टिव है, गोल्ड तो रिएक्ट ही नहीं करता। गोल्ड तो रिएक्ट ही नहीं कर रहा। तो फिर ये क्या ब्लेंडर कर दिया यार, है ना? ये क्या ब्लेंडर कर दिया? तो ये भी चीज ये बता नहीं पाए। क्लियर? और दूसरी बात मैं दिखाता हूँ, ये यहाँ पे आ जाओ। कहाँ गए, कहाँ गए? ये देखो, इनका जो ऑर्डर है वो क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। ये कोबाल्ट का लिखा हुआ है 58.94, और निकल का लिखा हुआ है 58.69। तो भाई कोबाल्ट को बाद में आना चाहिए, निकल को पहले आना चाहिए। हमारे हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए ना फिर, कि भैया निकल का कम है, ये निकल का है और ये कोबाल्ट का है, तो निकल पहले आएगा, कोबाल्ट बाद में आएगा। हमारी सेंस तो यही कह रही है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास ऐसे चलना चाहिए, है ना? तो इन्होंने जो खुद कहा था उसको भी सही तरीके से फॉलो नहीं किया। ठीक है, इन्होंने जो कहा था उन्होंने सही तरीके से उसको फॉलो नहीं किया है। ठीक है, मतलब अपनी ही बात गलत कर दी यार, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। क्लियर है? अपनी ही बात अगर आप गलत कर दोगे सर, तो ऐसा कैसे चलेगा? ठीक। और दूसरा दिखाऊं? ये देख लो, अगर देख पा रहे हो, TE 127, I 126, फिर वो बाद में आ गया। तो ऐसे ऐसे कई जगह पे मिस्टेक्स थी जहां पे ये खुद अपना ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहे थे। ठीक है, ऐसे ऐसे खुद कहीं पे मिस्टेक्स थी, जो एलिमेंट्स अरेंज किए थे वो खुद अपने प्रिंसिपल पे खरे नहीं उतर रहे थे। तो एलिमेंट्स वर नॉट अरेंज्ड। ठीक है, एलिमेंट्स वर नॉट अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास प्रॉपरली। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, कोबाल्ट इज प्लेस्ड बिफोर निकल, बिफोर Ni, है ना? आर्गन को भी ऐसे ही बिठा रखा था भाई, और मैं लिख देता हूँ, Te को भी अभी दिखा दिया आपको, आयोडीन से पहले बिठा रखा है। थोरियम को भी ऐसे बैठा रखा था पैलेडियम से पहले। तो ये चीज़ अगेन आपके लिए सुपर इम्पोर्टेंट हो गई है कि भैया कौन कौन से एलिमेंट्स का ऑर्डर ऐसा था जो फॉलो नहीं हो रहा था। ठीक है, जो फॉलो नहीं हो रहा था, इन सब को ना एनोमलस भी बोल देते हैं। ठीक है, ये क्या है?
एनोमलस पेयर्स। दीज आर एनोमलस पेयर्स। एनोमलस पेयर्स मतलब वो आपसे यही वर्ड देके पूछ लेता है जेई मीन्स कि भैया मैंडलीव की पीरियोडिक टेबल में कौन सा एनोमलस पेयर था इनमें से। एनोमलस पेयर का मतलब जो उनके एटॉमिक मास के पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा था। ठीक, जो उनके एटॉमिक मास के पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा था। चलो काफ़ी अच्छे से हमने ये भी कवर कर लिया है। अगर इसमें भी आपके कोई पॉइंट हैं, डाउट्स हैं, तो बेटा वो पूछ लेना। नेक्स्ट है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक क्लॉक। ठीक है, बेस्ड ऑन द वर्क्स ऑफ मोजले। ठीक है, पहली चीज़ भाई मोजले साहब ने ये दिया था। ठीक है, ये भी साइंटिस्ट थे बहुत बड़े, और इन्हीं की पीरियोडिक टेबल आज आप देखते हो। ठीक है, इन्होंने ये मॉडर्न मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या कहता था, अभी तक हम सारा का सारा एटॉमिक मास करते आ रहे थे कि एटॉमिक मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जो हमारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो एटॉमिक मास के बेसिस पे डिपेंड करती हैं, एटॉमिक मास के बेसिस पे चेंज करती हैं। बट इन्होंने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, the physical and the physical and chemical properties, the physical and chemical properties are periodic function of their atomic number। मतलब अभी तक हम एटॉमिक मास को फंडामेंटल बोलते थे, एटॉमिक नंबर ज़्यादा फंडामेंटल होता है। इन्होंने ये बताया कि एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, ठीक है, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे पीरियोडिक वो जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज होती हैं। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, मतलब ये चीज़ आपने पहले भी पढ़ी हुई है। अगर किसी हाई एटॉमिक मास वाले एलिमेंट पे, ठीक है, अगर आप कोई मेटल ले लो, मेटल विद हाई एटॉमिक मास, और उस पर आप इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करा दो, इलेक्ट्रॉन्स फेंक के मारो, तो यहाँ से क्या निकलता है, एक्स रेज निकलती हैं। ठीक है, यहाँ से एक्स रेज निकलती हैं, और मोजले ने इसकी फ्रीक्वेंसी को नोट किया। फ्रीक्वेंसी भी प्रॉपर्टी होती है, और फ्रीक्वेंसी आपको ये भी पता होगी कि सोर्स पे ही डिपेंड करती है। ठीक है, और इनके बीच में ना एक ग्राफ बनाया गया, इसके बीच में फ्रीक्वेंसी, मतलब ग्राफ कुछ ऐसा आया था, फ्रीक्वेंसी और रिलेटिव एटॉमिक मास। ऐसा कुछ ग्राफ आया एटॉमिक मास। ठीक है, जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे एक्सरे ज़्यादा निकलेंगी और उनकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। कुछ ऐसा सा यहाँ पे ग्राफ बना। ठीक है, और फिर लेटर इन्होंने इस ग्राफ को कन्वर्ट किया फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर के ग्राफ में। ठीक है, फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर के ग्राफ में कन्वर्ट किया था, और ये कुछ ऐसे हमारी स्ट्रेट लाइन आई थी। क्या ये ग्राफ ज़रूरी है? जी ज़रूरी है। ठीक है, और यहाँ पे इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, यहाँ पे जो दी फ्रीक्वेंसी थी का रिलेशन क्या था, ये रिलेशन था, मतलब अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड। इसके बेसिस पे ये ग्राफ बनाया गया था। और ठीक है, अगर आप इसको कन्वर्ट करते हो, अगर आप इसको कन्वर्ट करते हो, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन अगर आप हटाते हो बेटा, तो जो अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी है
दैट इज इक्वल टू ए जेड माइनस बी। एक ये रिलेशन हमारा सामने आता है। ठीक है, ए और बी यहाँ पे कांस्टेंट है। ये फ्रीक्वेंसी हो गई एक्स रेज की, जेड आपका क्या हो गया, एटॉमिक नंबर हो गया। जेड आपका क्या हो गया, एटॉमिक नंबर हो गया। अगर आप इसका एग्जैक्ट ग्राफ बनाओगे, इस चीज़ का अगर आप एग्जैक्ट ग्राफ बनाओगे ना, तो भैया वो कुछ ऐसा पास करेगा। मतलब यहाँ पे इंटरसेप्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा, ये उसकी थीटा होगी, ऐसे कुछ पास करेगा। एक्चुअल ग्राफ ये है। बट आपको ये मैं स्टार कर देता हूँ भैया यहाँ पे, ये चीज़। ठीक है, और ये दो ग्राफ याद रखने हैं। इनमें से कोई सा भी पूछा चला जाए ना, इनमें से कोई सा भी आ जाए, तो भैया आपको ध्यान रखना है। और ये बहुत बार आया हुआ है, बहुत बार आया हुआ है। आप यकीन नहीं करोगे यार, आप मतलब कहोगे सर मजाक कर रहे हो आप। ठीक है, बहुत इजी इजी से क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी की पावर n इंटू जेड, और ये एक ग्राफ ऐसा, इसमें आपके ऑप्शंस थे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। ठीक है, द वैल्यू ऑफ n, ऑप्शन ए बी सी, भैया ऑप्शन ए बी सी और डी। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं 1 2, 1/2 और 3, तो मेरे हिसाब से आपने आंसर पहले ही दे दिया है कि सर ऑप्शन नंबर सी 1/2 इसका क्या है, आंसर है। और ये आपका पुराना क्वेश्चन नहीं है, 2023 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, 2023 का ही क्वेश्चन है। क्लियर है? तो इन्हीं के बेसिस पे इन्हीं के बेसिस पे क्या बनी हुई है भाई, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी हुई है। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपकी इसी बेसिस पे बनी हुई है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के बेसिस पे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वर्टिकल कॉलम्स ग्रुप्स हैं, बस मैं यही लिख रहा हूँ। वर्टिकल कॉलम्स को क्या बोलते हैं, ग्रुप्स। कितने हैं, 18। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रोज जो हैं, उन्हें बोलते हैं पीरियड्स। कितने हैं, 7। ठीक है, जो आपको ये दिखाई है, ये आपकी क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ही है। ये आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ही है बेटा। ठीक है, 18 ग्रुप हैं, सब कुछ। अभी तो इसको फिर अब तो पहुंच गए ना हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे, अब तो इसको डिटेल में स्टडी करना ही है। ठीक है, अब तो इसको डिटेल में स्टडी करना ही है। चलो, बहुत बढ़िया। अब एक छोटा सा लास्ट का एक टॉपिक पढ़ लेते हैं हम, ये नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 0। भैया 100 से ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाले जो एलिमेंट्स हैं, उनका नामकरण कैसे किया जाता है, वो चीज़ हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान का रखना है, डिजिट का नेम और उसके लिए क्या एब्रीवेशन यूज़ की जाती है। ठीक है, डिजिट है, नेम है, और उसके लिए क्या एब्रीवेशन हम यूज़ करते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5, ये आएगी नहीं यहाँ पे, आगे ले चलेंगे। 6 7 8 एंड 9, 6 7 8। ठीक है, ये 9 तक हम क्या बोलते हैं, ज़ीरो। ज़ीरो के लिए वर्ड लगाया जाता है नील। ठीक है, एब्रीवेशन इसकी होती है एन, मतलब सिंबल जो आप कह सकते हो, उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, एन। 1 के लिए अन, यू। जी हाँ, आप सही समझ रहे हो, फर्स्ट जो लेटर है वही इसका क्या है, एब्रीवेशन है। 2 के लिए बाई,
टी, 3 के लिए ट्राई, टी, ठीक है। 4 के लिए क्वाड, क्यू। 5 के लिए पेंट, पी। 6 के लिए हेक्स, वेरी गुड, एच। 7 के लिए सेप्ट, एस। 8 के लिए ऑक्ट, ओ। 9 के लिए एन, ई डबल एन, ठीक है, ई यूज़ करते हैं। अब नाम कैसे लिखा जाता है, ठीक है। नाम लिखने की क्या प्रोसेस है? जो नाम होगा कैसे लिखा जाएगा भाई? फर्स्ट डिजिट का नेम प्लस सेकंड डिजिट का नेम प्लस थर्ड डिजिट का नेम। 3 डिजिट आ गई 100 से ज़्यादा वाले में, अभी तो 118 ही है, ठीक है। अब नेम लिखो, पूरा नेम लिखना है। नेम में अगर सिंबल बनाना है तो नेम की जगह यहाँ पे एब्रीवेशन का यूज़ कर लेना। सिंबल बनाने के लिए एब्रीवेशन का यूज़ करेंगे, और पूरा नाम लिखने के लिए हम पूरे नेमिंग का यूज़ करेंगे। और लास्ट में ईएम लगाना मत भूलना, IUM, ठीक है। ये हमारा तरीका है नोमेनक्लेचर का। ऐसे नोमेनक्लेचर किया जाता है भाई इसका। अब लिख के दिखाओ सर। फॉर एग्जांपल 108, 108। अब 1 के लिए क्या लगता है भाई? 1 के लिए क्या लगता है सर? अन, ओके। 0 के लिए क्या लगता है सर? नील। 8 के लिए क्या लगता है सर? ऑक्ट। तीनों के नाम लिख दिए। एंड में क्या लगाना है? ईएम। तो इसका नाम क्या होगा? अननील ऑक्टियम, अननील ऑक्टियम, ठीक है। अगर इसके सर आप सिंबल की बात करोगे तो सिंबल के लिए पहला पहला वर्ड उठा लो, UNO, ठीक है। देखो सिंबल के लिए मैंने EM में कुछ नहीं छोड़ा हुआ, खाली छोड़ा हुआ है, ठीक है। सिर्फ UN, सॉरी, UNO, ऊनो बन गया ये तो ठीक है। क्लियर है? तो अगर आपसे पूछा जाए, चलो ये बताना भाई, द एटॉमिक नंबर ऑफ अननिलनियम इज डैश, ठीक है। का बता दो जल्दी से। अन, अन का मतलब सर 1, नील, नील का मतलब सर 0, अन का मतलब सर 1, और EM तो फैशन के लिए लगाया जाता है, तो मतलब इसका आंसर है हमारा 101। वेरी गुड, 2020 का क्वेश्चन था ये, ठीक है। 2020 का क्वेश्चन था। अब ऐसे ही आता है भैया इस पे, अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। 2019 का भी अगर मैं आपको बताऊँ तो 2019 में सिंबल पूछा था। 2019 में IUPAC सिंबल ऑफ 119 का पूछा था, ठीक है। 119 का सिंबल पूछा था। इसके लिए U, इसके लिए U, और इसके लिए क्या होगा? UUE, ठीक है। तो अगर आप जवाब दे रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। 2020 का हमने कर लिया। ऐसे ही 2020 में एक और भी आया था कुछ ऐसे ही, 109 वाला था। तो ये बहुत सिंपल सी कहानी थी, इसको छोड़ना मत यार, ठीक है, बहुत इजी है, ठीक। तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और ट्रेंडिंग ट्विटर को ज़्यादा से ज़्यादा
शेयर कर दो ताकि जो लोग भैया पढ़ना चाहते हैं अच्छे से, तो वो अच्छे से पढ़ाई कर चुके हैं और अच्छे से कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं। चलो जी, थैंक यू सो मच।